कायदे से हो जाए वीडियो रिकॉर्ड। अच्छा देखो, ठीक, अब देखना बहुत जरूरी है। देखो भाई, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं, वो आप लोग बुक से पढ़ लेना या फिर आपके नोट्स में तो लिखे ही हैं, वहां से पढ़ लेना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया कोशिश करेंगे कि आज ही चैप्टर समाप्त हो जाए। अब भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है बताओ तो जरा। जैसे माना कि एक ए है और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, सही है। अगर मैं इसके लिए वेग व्यंजक निकालूं तो क्या निकलेगा बोलो, और इसकी घात कितनी लगेगी, एक। के नहीं लगाया आगे, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ तो जरा, अगर डेफिनेशन बना पाओ। कौन, राइट, ठीक है, ये बन सकती है डेफिनेशन। क्या बनेगी, वह अभिक्रिया, बेटा इधर साइड देखो, बातचीत बहुत हो रही है। वह अभिक्रिया जिसमें, मैं मान जाऊंगा बुरा अगर तुम चुप नहीं हुए तो। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, इसको सक्रिय द्रव्यमान ही तो बोलते हैं, तो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की एक घात पर निर्भर करता है। एक घात पर, अंकित मान जाओ, निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो सबसे पहले तो ये चीजें याद रखो, अगर यहां पर शून्य होता तो हम क्या डेफिनेशन बना देते, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया। सब कुछ सेम ही है। अगर एक घात आ गई तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की एक घात पर निर्भर करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब दोनों के लिए ही वेग स्थिरांक का अगर मात्रक निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, चलो दोनों निकाल के दिखाना। अभी यहां मैं पूछ रहा हूं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, के का मतलब क्या होता है, वेग स्थिरांक, और यहां निकाल देना बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। निकाल के दिखाओ तो जरा फटाफट। ये सभी के लिए है, जो ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए भी। चलो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकाल के देखो। फॉर्मूला क्या होता है, अंश नहीं पता, अब पढ़ोगे नहीं भाई तो कैसे पता चलेगा। ये तो बताया था मैंने, फॉर्मूला ये होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है के बराबर, इधर देख लो, ये फॉर्मूला होता है, बोल रहा हूं, के बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला लगाओ, यहां शून्य कोटि है तो यहां शून्य मान लगा देना 0, और यहां क्या है प्रथम कोटि, तो वहां पर 1 लगा देना। बताओ तो जरा क्या बनेगा मात्रक, के बराबर मोल प्रति लीटर, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, यानी कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो के बराबर मोल प्रति लीटर, और ये तो 1 ही बची, यहां सेकेंड इनवर्स, ये आ गया पहला मात्रक, सही है। इसका मात्रक निकालो प्रथम कोटि के लिए, तो के बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस, अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और ये सेकंड इनवर्स, ये पूरा खत्म हो गया क्योंकि घात हो गई 0, और किसी की भी घात 0 हो जाएगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, 0 मत कर देना। तो के बराबर यहां तो 1 हो गया गुणा सेकंड इनवर्स, के का मान कितना आ गया सेकंड इनवर्स। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम कोटि के लिए क्या रहेगा मात्रक, द्वितीय कोटि के लिए क्या, तृतीय कोटि के लिए क्या, शून्य कोटि के लिए क्या। समझ आ रहा है, इतना कर सकते हैं हम लोग आराम से। ये पहले ही निकाल लिया होगा, आ गया था, बहुत बढ़िया। मैं डाल दूं इसे,
फिर से एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में बिल्कुल रखा ही मिलने के चांसेस हैं आप लोगों को। और जिन लोगों को भी ये समाकलित वेग समीकरण आती हो वो मुझसे पहले ही सॉल्व करेंगे अपनी अपनी कॉपी पर, ताकि रिवीजन आपका पहले से ही हो जाए। अगर कहीं पर हिलक जाते हैं तो देख लेना, अदरवाइज रिवीजन खुद ही से करना है आपको, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आती है, करिए प्रैक्टिस, ठीक। कुणाल आती है? भाई कर रहा है पेपर, तुमको भी अलग ही देना है भाई, तुम्हारे संग पेपर नहीं दे देगा, कह रहा कि भाई कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, माना एक अभिक्रिया दे रखी है, यहां से करता हूं, आर से क्या बन रहा है? पी, ठीक है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। हमको इस अभिक्रिया के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? आर, वेग व्यंजक। तो वेग व्यंजक क्या होगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी। और ये अगर इसका के आर की घात कौन से पर करेगा निर्भर? एक पर निर्भर करेगा, ठीक है। हम इसको आर को एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ऐसे भी छोड़ दूंगा तब भी बात वही है। नहीं, मान तो एक होता है, ना भी लिखूंगा तो भी एक ही माना जाएगा, सही है, इस बात को याद रखना। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी आर अपॉन, ये आर को नीचे ले आओ और उधर क्या भेज दो? के इंटू डी टी, माइनस को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। दोनों ओर क्या कर देंगे? करा दो, दोनों ओर समाकलन करने पर। अब समाकलन करने पर क्या होता है? इस कंडीशन में नेचुरल लॉग आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एल एन आगे है, यहां क्या आएगा? माइनस के है, हाँ, डी हट जाएगा और इधर क्या बचेगा? आई। आई क्या होता है? समाकलन स्थिरांक। कर दिया तुमने? क्या बात, दिखाइए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समाकलन स्थिरांक। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां क्या करते हैं हम, अगर हम मान लें कि अभिक्रिया तब स्टार्ट, जब मतलब बिल्कुल शुरू हुई हो तब के बारे में बात कर लें, यानी कि समय बराबर 0 हो, टी 0 हो, तो जाहिर सी बात है कि आर क्या हो जाएगा? आर नॉट के बराबर, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाएगा। तो ये मान रख दो उठा के इसमें, तो क्या हो जाएगा? देखो, एल एन आर की जगह पे आर नॉट माइनस के इंटू 0, क्योंकि टी की जगह पे 0 रखना था, प्लस आई। इसको सॉल्व करो तो एल एन आर नॉट इज इक्वल टू आई। यहां तक दिखाई दे रहा है? इसको रख दो समीकरण 2, एक इसको रख दिया था, 2 इसको रख दिया। अब समीकरण 2 का मान उठाओ और 1 में रख दो, ठीक है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 2 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्या होगा? देखो, ये तो सेम आएगा, एल एन, एल एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग ना। तो एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस, इधर जो आई आया उस आई की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? एल एन आर नॉट। ओके, माइनस के टी इधर ले जाओ, जे वाला इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस के टी इधर आएगा तो प्लस का के टी, ये एल एन आर नॉट उधर पहुंच गया तो माइनस में एल एन आर। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? इसका नियम क्या होता है लॉग का? ये मैं बता चुका हूं,
ये ln r नॉट अपॉन r, यही नियम होता है लॉग के लिए। अगर नेचुरल लॉग दो माइनस में दे रखे हो और उनको सिंगल ln में चेंज करना हो तो वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है। ये अपॉन में आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, kt नेचुरल लॉग को हमें चेंज करना है किसमें, लॉग बेस 10 में। किसमें, लॉग बेस 10 में। तो लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है मान, राइट 2.303 लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन r, सही है। अब t को नीचे भेज दो तो k बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन r। तो या तो आप इसको ही समीकरण मान लो, अन्यथा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि r नॉट का मतलब क्या है, r नॉट का मतलब है कि प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रिया की, यानी कि a, और r का मतलब क्या है कि कुछ अणु वियोजित हो गए होंगे, यानी कि a माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यानी कि ये मान इसके अंदर लगा दूं तो क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 लॉग बेस 10 r नॉट अपॉन, सॉरी r नॉट की जगह मान लगाना है ना, तो a अपॉन a माइनस एक्स। तो प्रथम कोटि के लिए क्या, अच्छा t रह गया, हाँ। प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण ये होती है, ठीक है। अंश बहुत जल्दी तो आए हो एक बार, है ना, और जब इतनी जल्दी आए हो तो थोड़ा ध्यान ही दे लो भाई, बड़ा जरूरी है ये। अबे सही से बोलो क्या कह रहे हो, मैं अभी यहाँ नाम ले दूंगा दोबारा तो फेमस हो जाएगा ये, मान जाओ। हाँ कौआ कौआ, चलो अरे बोलो नहीं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई, कोई नहीं, बढ़ जा हो। वैसे भी तुम्हें वैसे ही बहुत सारी जगह चाहिए बैठने के लिए, तुम सुई पे भी बैठ सकते हो पता है, और फिर भी जगह बच जाएगी उस पर। और मैंने सुई ऐसी नहीं बोली थी ये भी याद रखना, और फिर भी जगह बच रही है। अब तो सोच ले तू कितना तगड़ा है। और ये मैंने अनमोल के लिए कहा है चलो ठीक है, तो ये भी हमने निपटा दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। लक्षण आप लोग अपने नोट से पढ़ लेना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अर्धायु। अर्धायु क्या होता है बताओ तो जरा फटाफट। हाँ ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अपनी आधी पूर्ण हो जाती है, तो उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं, ठीक है। तो वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। देखो रिवीजन जब हो रहा होता है, जिस बच्चे को आ रहा होता है उसको बड़ा आसान लग रहा होता है, और जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए लग रहा होता है जो फिर से नया है कुछ, तो ये नया कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। अब ये हो गया अर्धायु। अब इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, बताओ जरा जल्दी से। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, बोलना जरा क्या होता है, बताओ जरा। R बराबर 2.303 अपॉन T, लेकिन अब वो T क्या हो जाएगा अर्धायु के लिए, T हाफ, ठीक है, लॉग बेस 10, और इधर क्या आ जाएगा मान R नॉट अपॉन R, ठीक है। अब देखो अगर अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाएगी, तो अगर स्टार्टिंग में सांद्रता जो R नॉट है अगर वो A है, तो कुछ समय बाद जो सांद्रता R होगी वो कितनी होगी, A/2 होगी, नहीं होगी। ये मान उठाओ और इसके अंदर रख दो, क्या आएगा, R बराबर क्या हुआ, डायरेक्ट रख दो
303 टी हाफ और लॉग बेस 10 आर नॉट का मान a अपॉन 2। इसको काट देंगे तो ये जाहिर सी बात है ऊपर पहुंच जाएगा। क्या आ गया? r बराबर 2.303 टी हाफ लॉग बेस 10 और इसका मान 2 हो जाएगा। और लॉग 2 का मान कितना होता है? 2.303 टी हाफ और इसका मान कितना होता है बोलो? 0.3010 ये मान होता है। और जब हम इसको गुणा करा लेते हैं तो क्या आ जाता है? ये k होगा ना बच्चों, ठीक है। तो k बराबर कितना आएगा बोलो? 0.693 अपॉन टी हाफ। तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, है ना, या क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो ये अभिक्रिया का आयु इससे निकाला जाता है और इसके बेसिस पर सवाल भी आते हैं, ठीक है। वेग स्थिरांक का मान दे देगा, टी हाफ निकलवाएगा, या टी हाफ दे रखा होगा, वेग स्थिरांक का मान निकलवाएगा। तो आप इस तरीके से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। निपटा दें, इसके ऊपर काफी सारे सवाल कराए थे हम लोगों ने। ऐसा लगता है कि डस्टर बोर्ड को और गंदा कर देता है ना, पोंछने की जगह पे और गंदा कर रहा। ये बेस्ट एग्जांपल है, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा, है ना। चलो ठीक, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है? छद्म कोटि अभिक्रिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को एक नाम से और जाना जाता है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। बताओ तो हर्षित, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कौन सी होती है? कुछ याद है? मैंने इसमें कोई एग्जाम्पल भी दिया था शायद, कि हम लोग दूध की सांद्रता को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी की सांद्रता को कम नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? राइट, पानी को अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा? पानी ही तो उड़ेगा, और जो रह गया वो भी क्या है? पानी, यानी कि उसकी सांद्रता को कम नहीं कर सकते हो आप लोग, ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, पानी रहता है हर कंडीशन में, ठीक है। अब बात क्या है, हम लोग अगर छद्म कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता तो कितनी होती है? 2। आणविकता कितनी होती है? 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि एक ही होती है। और अभिक्रिया की कोटि अगर एक है, इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की ही सांद्रता पर निर्भर कर रहा होगा, दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। आभासी एकाणुक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता तो क्या होती है? आणविकता तो 2 होती है, लेकिन कोटि कितनी होती है? 1 होती है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया की सांद्रता अर्थात अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं में से किसी एक की सक्रिय द्रव्यमान की 1 घात पर निर्भर कर रहा है। 1 घात पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो नोट्स में हो सकता है थोड़ी बहुत डेफिनेशन ऊपर नीचे हो गई, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों को चीजें अगर पता है तो इस तरीके से बना सकते हैं उनको, है ना। रट्टा मारने की हमको वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। भैया ये गिर गया, मारकर गिर गया, और मारकर गिर जाता है, इसका मतलब क्या है कि पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइम से चल रहा है, हमारे जो मास्टर साहब थे ना वो यही कहते थे, तो फिर वो हमारे अंदर भर चुका है वो चीज पूरी तरीके से, हमें लगता है यहाँ अब आ जाएगा,
सही है, देख लेना इसको अच्छे से। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखो किसके बारे में बात करें, तो एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, हाँ बिल्कुल, कौन सी है, H22O11 जल अपघटन कराते हैं, H2O के साथ क्या बनता है, C6H12O6, और इधर भी C6H12O6। ये क्या होता है, ये क्या होता है, वेरी गुड। अगर इतनी रिएक्शंस आ रही हैं इसका मतलब फिर तो ठीक है, मुझे आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और तुम लोग इतना तो बचा लिया तुम लोगों ने। चलो एक दूसरी अभिक्रिया और होती है, एक्स्टर के साथ कराते थे हम लोग, है ना, क्या होती है बोलो तो जरा, CH3 COO C2H5 किससे कराते हैं, क्या बनता है बोलो, सॉरी, राइट, CH3 COOH एसिटिक अम्ल बनता है, और C2H5OH। ये होती कैसे है अभिक्रिया, तो मैंने बोला है कि जब भी आप ऐसे करके कराओ तो हमेशा HOH लिख लो, ठीक है। तो ये C2H5 तो किसके साथ निकल गया होगा, इस OH के साथ निकल गया होगा, H जो है वो इसके साथ निकल गया होगा, रिएक्शन बन गई होगी, है ना। तो रिएक्शन को ब्रेक करना तो आता ही होगा, कहां से कैसे बन रही, ठीक। तो ये हो गई क्या, छद्म कोटि अभिक्रिया, पेपर में पूछने को आ सकती है, देख लो भाई थोड़ा ध्यान से, है ना। ना तो बाबा तुम्हारे प्रेस से ही मारा ही मान ले और सेट हो जाओगे फिर तुम। चलो भाई यहां तक समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा दूं मैं, ठीक, फिर से बोर्ड गंदा कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का मन हो रहा है ऐसे ही। बच्चों एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल में सीटेट के एक एग्जाम में कि बेकेलाइट का इस्तेमाल किसमें किया जाता है। बेकेलाइट पढ़ा है, कौन है, मोबाइल चला रहा है, ओ सुनो इधर सुनो, इसके ऊपर मुर्गा बनाऊंगा मैं ताकि तुम आसानी, और उल्टे ऐसे करके ताकि तुम्हारा फेस भी दिखाई दे, और मुर्गा बनने में फेस दिखाई देता है तो सिर्फ फेस नहीं दिखाई देता, समझ, अरे 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 मान जाओ, हैं किसके मार रहा था, फिर उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, आनंद, सही बात है, आनंद की जो अनुभूति होगी वो और कहीं तो हो नहीं सकती। कौन, अरे वो जो हाथी बंदर वाला जोक सुनाया था मैंने बनाया, ठीक, बंदर ये भी आके पूछेंगे मुंह पकड़ के बंदर, चलो भाई कोई नहीं। अच्छा देखो इधर, अब सुनो, यहां तक निपट गया ना मामला। अरे चचा, चचा से याद आया, वो छोटा वाला कांदिया एक लड़का था ना पहले, क्या नाम था उसका, अभिषेक, हाँ वो उनके वो पिंडू वाले ग्रुप का ही तो है, वो शाम वाले बैच में आता होगा शायद। चलो देखो, अरे बेटा बस करो, बाहर जाके इसको गिरा लेना तुम, सही है, हाँ ये सही है, लेकिन बाहर अभी नहीं। देखो भाई आणविकता देखते हैं, आणविकता क्या होती है बताओ, क्या जरा फटाफट कोई भी, आणविकता किसे कहते हैं, हर्षित बिना पढ़े बोलना है, बोलो। अरे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु के जितने अणु भाग ले रहे होते हैं, ठीक है, अभिकारक के जितने भी अणु भाग ले रहे होते हैं उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, आणविकता कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख के ही आप उसकी आणविकता आराम से बता सकते हो, बता सकते हो नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, चलो अभी यही दे देता हूं। तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, क्या होती है बोलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक, टाइम देखते रहना, मुझे बताते रहना, मेरी घड़ी में खराब चल रहा है, कितने हैं, 11 मिनट हैं, चलो ठीक। देखो अरे भाई मान जाओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, बताओ तो जरा कैसी अभिक्रिया है ये,
है? बिल्कुल सही है, आणविकता 2 ही होगी इसकी। कैसे पता चला? देखो अब ये मत कहना 2 ये टोटल हो गए 4, नहीं, यहां इससे आगे क्या लिखा है? एक, कुछ भी नहीं होता तो एक मान लेते हैं, इसके भी आगे एक ही है, तो एक और एक कुल मिला के कितने आणविकता हो गई? 2। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, बताना इसमें क्या है। जैसे कि NH4NO2, इससे क्या बन रहा है? तो इससे बन रहा है N2 + H2O, यही बन रहा है। ठीक, इसकी आणविकता बताओ, क्योंकि ये रहा एक अभिकारक और अभिकारक के आगे कितना लगा है? कुछ भी नहीं, तो फिर एक मान लिया। आणविकता कितनी हो गई? इतनी बात समझ में आ गई ना? तो आणविकता तो देख के ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की पता कर सकते हो आप लोग, है ना? अब आणविकता के आधार पर सुन लो, आणविकता के आधार पर कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं? कितनी? कौन कौन सी? कोई नहीं, देखो देखो तो सुनो, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक आणुक अभिक्रिया, यानी कि जिसकी आणविकता कितनी होगी? 1, जेरी एक आणुक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी 2 आणुक अभिक्रिया, जिसका एग्जाम्पल ऊपर ही लिखा है। और एक होती है त्रिअणुक अभिक्रिया, और त्रिअणुक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल मैंने कराया था FeCl2 और SnCl3 के साथ, ठीक है। SnCl4 बनाता है, FeCl3 बनाता, वो वाला था, तो वो एग्जाम्पल एक कर लेना आप लोग। तो कितने प्रकार की अभिक्रिया होती हैं? तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, बेटा बातचीत नहीं करो। नंबर 1 एक आणुक अभिक्रिया, और नंबर 2 2 आणुक अभिक्रिया, और तीसरा त्रिअणुक अभिक्रिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 3 प्रकार की अभिक्रिया हो सकती हैं। एक आणुक अभिक्रिया वह जिनकी आणविकता 1 हो, 2 आणुक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता 2 होती है, और त्रिअणुक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता 3 होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट बचे हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि एक संघट्ट सिद्धांत रह गया है ना। संघट्ट सिद्धांत के अलावा क्या रह गया है? आर्हीनीय समीकरण एक बची हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा दहलीय ऊर्जा बची है, सक्रियण ऊर्जा बची है, 2 ग्राफ बचे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो किसका है? बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का एक नियम, वो था वक्र, उसको पढ़ना है हमको, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने ज्यादा सक्रिय, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अणुओं की संख्या होती है, अधिक गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ कैसे जाती है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो अब इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वीडियो बंद करो।